नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल का दंगल सबसे दिलचस्प है और इसी की वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहराने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, जबकि टीएमसी पिछले चुनाव में जीती हुई 22 सीटों पर कब्जा बरकरार रखते हुए ये संख्या और बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस का भी राज्य में 2 सीटों पर कब्जा है। हालांकि सर्वे के आंकड़े बंगाल में कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ममता को लगातार इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी इस बार फिर से उनके वोट में सेंध न लगा दे। बीजेपी पिछले 10 साल में ही प्रमुख विपक्षी दल बनकर के उभरी है और अब वो टीएमसी को बराबरी की टक्कर दे रही है। 2009 में बीजेपी को 6.14% वोट के साथ केवल 1 सीट ही मिली। 2014 में बीजेपी का वोट तकरीबन 10% बढ़ा और 16.8% हो गया, लेकिन सीट केवल 2 मिली। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 2019 में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ करके 40.3% हुआ और उससे 18 सीटें मिली, यानी बीजेपी के पक्ष में 23.5% का स्विंग नजर आया। बीजेपी की सीटों में 2014 की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटों की बढ़ोतरी हुई। दरअसल बीजेपी के सुधार के पीछे मोदी फैक्टर के साथ ही लेफ्ट कांग्रेस का गर्त में पहुंचना है। इन दोनों ही दलों के वोट बड़ी संख्या में बीजेपी को चले गए, लिहाजा जहां टीएमसी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा, बीजेपी को लेफ्ट कांग्रेस के वोट मिलने का फायदा मिला। लेकिन इस चुनाव में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कैसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन उधर ममता इलेक्शन कमीशन पर जमकर हमलावर हैं और अपनी चुनावी सभा में दंगे भड़काने की बात कह रही हैं। दरअसल इस बात से नाराज हैं वो क्योंकि चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी को उनके पद से हटाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगे होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होने वाली है। तो देखिए, अब बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या क्या है बंगाल में, वो भी आप समझिए। 2021 विधानसभा में हार के बाद से संगठन में बिखराव, 8 एमएलए और 2 सांसद टीएमसी चले गए और एक वापस आए। नेताओं के अंदरूनी मतभेद, स्थानीय निकाय चुनाव में कमजोर प्रदर्शन, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन, ये जो चुनौती है वो बीजेपी के पास इस वक्त है। और टीएमसी की मजबूती क्या है वो भी समझिए। ममता बनर्जी की लोकप्रियता, मजबूत संगठन, विपक्षी वोटों का बिखराव, अल्पसंख्यक वोट बैंक, समाज कल्याण की योजनाएं, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, सबुज साथी, युवाश्री, बुजुर्ग पेंशन योजनाएं, ये है टीएमसी की ताकत। अब टीएमसी की कमजोरी क्या है वो भी बंगाल में समझ लीजिए आप। लेफ्ट कांग्रेस में गठबंधन हुआ है, ये टीएमसी के लिए अच्छा नहीं है। मुस्लिम वोट में विभाजन की संभावनाएं हैं, ये भी टीएमसी के लिए खतरा पैदा करती है। संदेश खाली के बाद महिला सुरक्षा पर सवाल है। टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। साथ ही शिक्षक भर्ती में पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार किए गए हैं। राशन घोटाले में ज्योतिप्रिय मलिक गिरफ्तार हुए। कई पूर्व मंत्री नेता भी इस समय टीएमसी के जेल में बंद हैं। ऐसे में टीएमसी के लिए ये तमाम जो है चुनौतियां हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 2019 का जो रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नजर आया, अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्या अब बीजेपी वेस्ट बंगाल में इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाली है इस बार, क्योंकि संदेश खाली के मुद्दे को बीजेपी ने खूब भुनाया। अब उम्मीद यही कर रही है बीजेपी को, उम्मीद इस बात की है कि संदेश खाली का मुद्दा जिसे बीजेपी ने इतने बड़े पैमाने पर भुनाया, उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो वोट में आएगा और जाहिर है बीजेपी को इस बार वहां पे ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन चूंकि लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है और लेफ्ट और कांग्रेस के बिखराव की वजह से ही बीजेपी को वोट परसेंटेज ज्यादा मिले, उन्हें सीट ज्यादा मिले। अब ऐसे में जब कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ लड़ रही है तो जाहिर है इसका खामियाजा भी किसी पार्टी को उठाना पड़ेगा। और चूंकि वोट शेयर जो मार्जिन था इन दोनों ही पार्टियों के एक साथ होने का या फिर अलगाव का, उसका मार्जिन हमेशा बीजेपी ने उठाया है। ऐसे में संभावनाएं ये भी हो सकती हैं कि बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम प्रतिशत वोट के मिले, साथ ही सीट भी कम मिले। हालांकि जो तस्वीरें अभी फिलहाल मिल रही है उससे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि संदेश खाली के मुद्दे को उठा करके बीजेपी ने सबके सामने परोसा और जैसे ही ये मुद्दा धरातल पर लेकर के बीजेपी की तरफ से आया गया
वैसे ही ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। ममता सरकार को घेरा गया, बीजेपी ने घेरा, और न केवल वेस्ट बंगाल में, न केवल पश्चिम बंगाल में, बल्कि देश भर में संदेश खाली के मुद्दे को उठाया गया और सवाल उठाए गए कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी की सरकार में किस तरीके से तार-तार लॉ एंड ऑर्डर को किया जा रहा है। तो वैसे में बीजेपी आखिर कैसे इस पूरे रण को लेकर के आगे चलेगी, कैसे इस रण को साधा जाएगा बीजेपी द्वारा, ये एक अहम सवाल है। हालांकि सीट को लेकर के कहा यह भी गया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने आप को, अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के जो बढ़ते आंकड़े हैं 2019 वाले, वो ममता बनर्जी के टेंशन को इस वक्त बढ़ा रहा है। तो ये है बंगाल का सियासी समीकरण। बीजेपी के आंकड़ों ने कैसे दीदी की टेंशन बढ़ाई है और इस पर हम विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल का जो दंगल है वो सबसे दिलचस्प है। वजह है 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहराने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। टीएमसी पिछले चुनाव में जीती हुई 22 सीटों पर कब्जा बरकरार रखते हुए ये संख्या और बढ़ाना चाहती है, जाहिर है, और कांग्रेस का भी राज्य में 2 सीटों पर कब्जा है। हालांकि सर्वे के आंकड़े बंगाल में कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ममता को लगातार इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी इस बार फिर से उनके वोट में सेंधमारी ना कर दे। बीजेपी पिछले 10 साल में ही प्रमुख विपक्षी दल बन करके वेस्ट बंगाल में उभरी है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, 2019 का प्रदर्शन हमने वेस्ट बंगाल में बीजेपी का देखा है और वोट परसेंटेज के साथ साथ सीटों में बढ़ोतरी हुई, और वो भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्या संदेश खाली के मुद्दे को बीजेपी इतना ज्यादा भुना पाएगी कि ममता सरकार में और ममता बनर्जी में टीएमसी के वोट बैंक पे सेंधमारी कर पाए? संदेश खाली का मुद्दा तो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है और यही वजह है कि टीएमसी और खासतौर पे ममता बनर्जी चिंतित हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनाया, और ये वो जगह है जहां पर इतिहास में पहली बार सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, पहले सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने उस जगह रैली करी है। और उसकी वजह ऐसा समझ लें कि आज से कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने भी यहाँ पर रोड शो रैली की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने पहुंचे हैं। और यहाँ पर बीजेपी के सांसद बन चुके हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इस इलाके में कभी भी प्रधानमंत्री ने रैली आज तक नहीं करी, कोई भी सिटिंग प्रधानमंत्री हो आज तक के इतिहास में। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और यही टीम का काम है कि किस तरीके से कैसे उस इलाके में जाया जाए जहाँ पर वोटर टर्नआउट और बढ़ सकता है अगर वहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो। दूसरी बड़ी बात है कि लगातार हमने देखा कि कैसे ममता सरकार को उन्होंने टारगेट किया, महिलाओं के मुद्दे पे, हिंसा के मुद्दे पर। अब देखिए, आपने परसेंटेज का जिक्र करा 2009 से लेकर अब तक, लेकिन हम 2014 से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। और इन सारे एनालिसिस के बीच में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम पश्चिम बंगाल की बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी वहां पर हैं, लेकिन हम लगातार सियासत में पश्चिम बंगाल की बात होती आई है। पश्चिम बंगाल पर खुद अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने दिग्गजों को वहां पर प्रभारी के तौर पर बिठाया। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट था। अब इसकी वजह समझ लेते हैं। वजह यह है क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी जो लंबे समय से पश्चिम बंगाल में राज तो कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विकल्प के तौर पे कई बार ऐसा हुआ कि विपक्ष में विकल्प के तौर पे ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में स्थापित करना चाहती थी जी। और इसीलिए इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस में कई बार ऐसा हुआ कि जो ममता बनर्जी ने चाहा, और यही वजह है कि आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। ममता बनर्जी ने उनको संयोजक नहीं बनने दिया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। तो आप समझ लीजिए कि देश की सियासत में फिलहाल ममता बनर्जी का किस तरफ का कैसा रुख बदलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और वजह है कि 42 सीट्स आती हैं यहाँ से, अपने आप में महत्वपूर्ण राज्य, बिहार और महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों की तरह, बड़े राज्यों की तरह। इसीलिए तमिलनाडु 39 सीट्स आती है, इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी सीटें आती हैं। और अब जैसे लेफ्ट का
जो पूरा गिरा था जिस तरीके से उनका, ठीक वैसे ही अब कहीं ना कहीं लंबा समय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को 2014 से लेकर अब तक पिछले 10 सालों में विपक्ष के तौर पर, विपक्ष की प्रमुख पार्टी के तौर पर वहां स्थापित कर लिया है। लेफ्ट वहां है नहीं, कांग्रेस वहां रही नहीं, और ऐसी स्थिति में आपने जो उछाल देखा 10% वोट, उसके बाद 2 सीटें 16% आई, और 2019 में जो उछाल आया 40, लगभग 40% वोट और 18 सीटें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं से चमत्कार की उम्मीद कर रही है तो वो पश्चिम बंगाल है, जिसमें संदेश खाली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जाहिर है क्योंकि हिंदी बेल्ट में बहुत ज़्यादा कुछ बीजेपी के पास करने को बचा भी नहीं है, ऐसे में साउथ के इलाके और वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी फतेह कर सकती है। लेकिन अदिति, पिछले बार से इस बार की तुलना में जो सिनेरियो है वेस्ट बंगाल में वो डिफरेंट है, और डिफरेंट है लेफ्ट और कांग्रेस की सांठगांठ को लेकर के। अब ये जो सांठगांठ है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को ये भारी पड़ जाए और पिछले बार के मुकाबले जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें कमी आ जाए इस वजह से, या फिर ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की लीग एक अलग बनी हुई है? देखिए, इंडिया गठबंधन में जब अलायंस और टिकट वितरण की बात हो रही थी तो हम सभी ने ये चर्चा की थी कि अरे सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट हमारे साथ अलायंस में नहीं आएगी। लेकिन ये रणनीति के तहत था, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ नहीं लड़ रहे। ममता बनर्जी ये कह रही थी कि अगर लेफ्ट हमारे साथ लड़ती है तो लेफ्ट का पूरा वोट बैंक जो पिछले दिनों भी भाजपा के साथ शिफ्ट हुआ है वो अब पूरी तरीके से चला जाएगा। वो चाहती थी कि लेफ्ट अलग से चुनाव लड़े, जिससे कि लेफ्ट वोट काटने के काम आए। अगर वो अलायंस में आ जाता और एक ही कैंडिडेट लड़ाया जाता तो कहीं ना कहीं बचा हुआ लेफ्ट का भी वोट पूरा बीजेपी के पास चला था। जो वोटर्स हैं, वोट बैंक है। तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट को अलग किया, और ये रणनीति है जो सांठगांठ का आप जिक्र कर रही हैं। तो ये सांठगांठ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने देखा कैसे बीएसपी ने भले ही कांग्रेस और सपा के साथ नहीं गई, पर अपने प्रत्याशी अकेले उतारकर कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बी टीम कही जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ठीक वैसे ही, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पहला तो लेफ्ट का पूरा वोट बैंक भाजपा के पास आ रहा है। यही उम्मीद केरला में, अलग राज्यों में भाजपा कर रही है कि जो पुरानी रीजनल पार्टी है जो अब साइड हो चुकी है, उनके वोट बैंक हमारे पास आ जाए। तो पश्चिम बंगाल से बहुत ज्यादा उम्मीद है, और फिर संदेश खाली ये वो इवेंट हो सकता है जो विदाई दे। और ममता बनर्जी को इस बात की चिंता है कि 40% वोट बैंक है, और कितना डिफरेंस है, 18 बीजेपी के पास है और 22 टीएमसी के पास है। तो आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी इंटरनली लंबे समय से वहां काम कर रही है, खास तौर पे 2014 से, और वहां पर काम के साथ साथ जनता के बीच में 2 चीजें प्रमुख रूप से रखी हैं। परिवारवाद तो रखा है, आप मानिए मत मानिए, वो अपने भतीजे को आगे कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं हुआ। पंचायत चुनाव, जो निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, इनके खुद के सांसद विधायक पार्टी छोड़ के टीएमसी के साथ गए, तो दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जाहिर तौर पर चिंतित है। ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि मेरा वोट परसेंटेज अगर जरा सा भी और खिसका तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सीएए का जिक्र आता है तो ममता बनर्जी बहुत ज्यादा प्रभावी होती हैं। आपने देखिए, अभी उन्होंने ये तक कह दिया कि दंगा हो जाएगा तो मुझे मत कहिएगा, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। वो यहाँ तक कह देती हैं कि जब आपने देखा होगा कि रामनवमी का जो ऑर्डर आया रामनवमी को लेकर, क्योंकि वो जानती हैं कि जब तक वोट पोलराइज नहीं होगा, मुस्लिम वोट पोलराइज नहीं होगा, तब तक वो बात नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियों की रणनीति चरम पर है। लेकिन संदेश खालियों में जिस तरीके से महिलाओं ने बिल्कुल ताकत के साथ काम किया, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को संरक्षण पर लोग आरोपी मानते हैं, और उसके साथ साथ ममता बनर्जी को भी झुकना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार और दूसरा हिंसा। तो ये 2 चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, और वहीं ममता बनर्जी हर पॉसिबल कोशिश में और बड़ा आयरॉनिकल है अदिति कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम इंडी गठबंधन वर्सेस बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिर से टीएमसी और बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये बहुत आयरॉनिकल है। तो फिर क्या अदिति कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो है अकेले ही वेस्ट बंगाल में लड़ रही हैं?
देखिए ये तो आयरॉनिकल के साथ साथ सच भी है और प्रैक्टिकल है, क्योंकि देखिए कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, यू नेम एनी पार्टी, सबको पता है कि हम मोदी से अकेले जो है 1 to 1 नहीं कर सकते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस 1 to 1 की स्थिति में मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है ही नहीं। इसलिए क्या चूज किया गया? अलायंस, कि सब अपने अपने राज्यों में मोदी को रोको, तभी पॉसिबल था। इसीलिए जाति पर चाहती है इंडी गठबंधन के जाति पर चुनाव हो, जी। क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रोक सकती जी। हैं। यानी कि अगर यही इंडी गठबंधन का प्लानिंग ये था कि मोदी वर्सेस ममता हो, ठीक। मोदी वर्सेस नीतीश कुमार होता, अब मोदी वर्सेस लालू है, अब मोदी वर्सेस महाराष्ट्र में अलग होते, तो यही प्लानिंग थी कि हम अलग अलग राज्यों में रोके। मोदी वर्सेस स्टैलिन है जी। तमिलनाडु में, तो इसीलिए क्योंकि एक जना नरेंद्र मोदी को नहीं रोक सकता, तो सब मिलके जाति पर रीजनल मुद्दों पे, तो बात यह है कि अगर रीजनल मुद्दों पे चुनाव होता है तो ये इंडी गठबंधन के सपोर्ट में है कई राज्यों में, और अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीप करेंगे।